चलिए अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देखते हैं जब भी इस्लाम पर बोतान लगाए जाते हैं या कुछ भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कहा जाता है, हम देखते हैं कि इमीडिएटली एहतजाज शुरू हो जाते हैं। इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते ही एहतजाज शुरू हो जाना, या इस्लाम इसकी एहतजाज की परमिशन किस तरह देता है, अब हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका सवाल यही है कि जब भी इस्लाम पर हमले हो रहे हैं तो एहतजाज स्टार्ट हो जा रहा। इस्लाम पर जैसे ही कोई हमला होता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान पर, एहतजाज स्टार्ट होता है। अब हमारे हिंदुस्तान में एहतजाज भी स्टार्ट होता है, टीवी डिबेट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि मीडिया को भी जो है टीआरपी की ज़रूरत है। टीआरपी कहाँ से मिलेगी? कोई हॉट टॉपिक पर मिलेगी, और हॉट टॉपिक तो हिंदुस्तान में कुरान, इस्लाम, मुसलमान, अल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 जो है टीआरपी के लिए, न्यूज़ चैनल्स के लिए काफ़ी है। तो एहतजाज भी स्टार्ट होता है और टीवी डिबेट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने जैसे अभी बताया कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हमले होते हैं तो जवाब हमको दावत के शक्ल में देना है, कि उनको दीन की बात बताना है, उनको कुरान हदीस की बात बताना है। अब ये एहतजाज का मसला क्या है, क्योंकि इस पर 2 रायें हैं, उलमा इकराम की 2 रायें हैं कि भाई प्रोटेस्ट किस तरीके से होना चाहिए। अब जब प्रोटेस्ट हम बोल रहे हैं तो इसमें भी डिवीजन है। प्रोटेस्ट किस तरीके का? इसमें 2-3 तरीके के प्रोटेस्ट हो जाएंगे। सबसे पहला प्रोटेस्ट तो ये कि आप बेबहरे बाहर निकल जाए, आप तोड़ फोड़ कर दे, लोगों को हंगामा कर दे, ट्रैफिक जमा दे, बसेस फोड़ दे, आग लगा दे, हाँ, खुद जल जाए, पुलिस वालों को जो है आप ढकल दे, आर्मी वालों को ढकल दे, सीआरपीएफ को ढकल, तो ये ना हम इजाज़त देंगे, ना कानून इजाज़त देगा, ना इस्लाम इसकी इजाज़त देगा। इस्लाम तो ये कहता है कि तुम्हारे पड़ोसी को भी जो है आप तकलीफ नहीं दे सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो हम में से नहीं जो पड़ोसी को तकलीफ दे, और पड़ोसी मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, उसको तकलीफ दे रहे हैं आप, तो हम में से नहीं। ये हदीस समझ जाइए। तो दिफा में, इस्लाम की दिफा में, क्या आप रोड पे निकल जाएंगे? क्या आप जो है बसेस फोड़ देंगे, कारें फोड़ देंगे, ट्रैफिक जमा देंगे? हम बोलेंगे कोई भी इसकी इजाज़त नहीं का। ये किस्म का प्रोटेस्ट ना इस्लाम में जायज़ है, ये किस्म का प्रोटेस्ट ना जो है हिंदुस्तानी कानून में इसकी इजाज़त दी गई। ये हमको सबसे पहले समझना चाहिए। हाँ, आर्टिकल नंबर 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 19 क्या कहा कि यू कैन हैव पीसफुल असेंबली। उसमें विदाउट आर्म्स होना चाहिए, विदाउट डेरोगेटरी मार्क्स होना चाहिए, कोई स्लोगन्स नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें प्रोसीजर है, या हमको जो है कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है। एक बात ये समझिए। दूसरा, हमारे पास ये है कि आप पीसफुल असेंबली के लिए भी परमिशन की ज़रूरत है। अगर परमिशन नहीं लेंगे तो वो आपको तकलीफ देना शुरू करनी। देखिए, ये सब चीज़ें जब होती है ना, तो बहुत इंटेलेक्चुअली सोचना है हमको। सामने वाला चाहता है कि आप वायलेंट रिएक्ट करें। अगर आपको तकलीफ देना है तो बिना किसी चीज़ के आपको तकलीफ दे देंगे तो वो जस्टिफाई नहीं होगा। वो मीडिया में भी जस्टिफाई नहीं होगा, पब्लिक में भी जस्टिफाई नहीं होगा, कोर्ट ऑफ लॉ में भी जस्टिफाई नहीं होगा। तो आपको क्या करेंगे? प्रोवोक करेंगे। तो आप जब प्रोवोकेशन में आप कोई हरकत करते हैं तो उस हरकत में के बदले में आपका घर बुलडोज कर देंगे, तो वो जस्टिफाई हो गया उनके लिए। हालांकि वो इलीगल है, उनके लिए जस्टिफाई होगा कि भाई ये वायलेंट है, इन्होंने जो है वायलेंट प्रोटेस्ट किया है, लिहाजा इनके घर तोड़ डालो। तो अब इसमें मसला ये है कि ये है तो इलीगल, मगर उनके लिए एक बहाना बन गया। भाई कोई क्राइम करता है तो प्रोसीजर क्या है? कोर्ट ऑफ लॉ का प्रोसीजर क्या है? पहले एफआईआर दर्ज हो, इन्वेस्टिगेशन हो, चार्जशीट हो, उसके बाद ट्रायल हो, उसके बाद जजमेंट हो। यहाँ पर तो हमारे यूपी के सीएम जो है दूसरे दिन घर बुलडोज कर दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल इलीगल है। मगर उनको बहाना क्या मिला कि वो वायलेंट प्रोटेस्टर्स थे। एक हमारा 16-17 साल का बच्चा, उसको सर में गोली मारकर मार दिए। उसकी माँ जो है कैसा बिलबिलाकर रो रही है, देखा होगा ना वीडियो, तो वो रो रही है। तो मसला समझ में हमको क्या आया कि आपको प्रोवोक करेंगे। अब जब जाकर जो है नारे तकबीर के नारे लगाए तो आपके सर में गोली मार देंगे। ऐसे आके घर में आके गोली मारे तो चलता नहीं चलेगा। तो उनको पहले प्रोवोक करो। जब वो वायलेंट बिहेव करते हैं तब उनके ऊपर केसेस दर्ज कर दो, केसेस बुक कर दो, पीडी एक्ट लगा दो हैदराबाद में, ठीक है, या फिर उनको यूएपीए लगाकर उनको जिंदगी भर सजा दे दो। तो ये हमको तरकीब समझना है। सामने वाला आपको प्रोवोक करना चाह रहा। प्रोटेस्ट की जब बात आती है तो इसमें 2 राय हैं। एक राय तो सऊदी उलमा के फतवा ये है कि भाई प्रोटेस्ट जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं था, और जब वो फतवे दिए चंद हालात के ऊपर अरब ममालिक को देखकर उन्होंने फतवे दिए, तो वो फतवे भी है। मगर हिंदुस्तान में कई सारे उलमा ने उसको इजाज़त दी है
हिंदुस्तान में कई सारे उलमा ने इसकी इजाज़त दी है कि प्रोटेस्ट किस तरीके से होना चाहिए। हाँ, उन्होंने ये कहा कि सऊदी उलमा के फतवों को जो है हिंदुस्तान में ना चेपे, क्योंकि उन्होंने जो फतवे दिए थे सऊदी, दुबई, गल्फ़ के हालात को देखकर, गल्फ़ के हालात को, सऊदी के हालात को देखकर उन्होंने फतवे दिए कि हाँ भाई ये जो प्रोटेस्ट का तरीक़ा है ये नबी साहबा की ज़िंदगी में नहीं था, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। मगर हिंदुस्तान में कई सारे उलमा ने इसकी इजाज़त दी है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, शेख अब्दुल अज़ीम उमरी मदनी हफिज़ुल्लाह ने इसको जो है एक ऑप्शन के तौर पर बताया कि भाई हमारी हुकूमत ही ऐसी है जिस पर हमको हमारी आवाज़ उठाना है। आवाज़ उठाने का माना फिर हरगिज़ ये नहीं है कि आप तोड़ फोड़ करें। आवाज़ उठाने का माना ये है कि हमको जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 19 में जो बात कही गई है कि यू कैन हैव पीसफुल असेंबली विदाउट एनी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, तो वो आर्टिकल को इस्तेमाल करते हुए इस्लाम के दायरे में रहकर ऐसा एहतजाज, ऐसा प्रोटेस्ट करे जो हिंदुस्तान की हुकूमत के कानों तक पहुँचे और इफेक्टिव होना चाहिए। अगर आप ऐसे प्रोटेस्ट में, कोई भी प्रोटेस्ट हो, उसमें आप जो लाठी ले लिए या फिर झंडे ही ले लिए या फिर ऐसा कोई काम कर दिया जिसमें जो है वायलेंट हो गए, तो ये बात समझ जाइए कि वो चाह रहे हैं कि आप वायलेंट हो, वो चाह रहे हैं कि आप गलती में हैं। गलती में जब आएंगे तो आपके ऊपर यूएपीए लगे, आपके ऊपर पीडी एक्ट लगे, आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक हो जाए। तो ये इंटेलेक्चुअल तरीके से हमको सोचना चाहिए, उनकी तरकीबों को सोचना चाहिए, उनके मंसूबों को समझना चाहिए। ये समझेंगे तब हम जो है कई सारी चीज़ें, हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको सही तरीके से हम जो है प्लान कर सकते हैं। तो प्रोटेस्ट की बात यह है कि आप प्रोटेस्ट जो है करिए, वायलेंट मत होइए, उसमें आपकी बात पहुंचाइए। बात पहुंचाने का तरीका यह है कि आप सोशल मीडिया भरपूर इस्तेमाल करिए, आप मीडिया को इस्तेमाल करिए, आप जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके आपके डिमांड्स और आप क्या चाहते हैं, आप जो है किसके खिलाफ बोलना चाहते हैं अंडर द बैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कैपिंग में रहकर, अगर आप कोई खिलाफ बोलना चाहते हैं, कोई एहतजाज करना चाहते हैं, कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल करिए, एजुकेटेड अंदाज में करिए, ताकि आप भी सेफ रहे या और जो है आपका जवाब भी पहुंचे। अब इसमें कई लोग, हाँ भाई हम जो है नबी के लिए कट जाएंगे, मर जाएंगे, जेलों में चल जाएंगे, अगर कोई कहता है तो फिर उनका लुकआउट उनके ऊपर है, उनके वास्ते हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अब कोई जेल को जाना चाह रहा, मर जाना चाह रहा, कट जाना चाह रहा, तो उसके ईमान के हवाले पर है और उसके ऊपर है और अल्लाह के बीच में। हम कहेंगे कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कुछ काम करना है तो कई सारे प्रिकॉशंस को लेते हुए हमको काम करना है, ताकि इसका भी जवाब दे, आने वाले 2 महीने में जो अगर कोई बात करता है उसका जवाब दे, 10 साल 20 साल जब तक आपकी ज़िंदगी है, जब तक आप जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दे और अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना ले कि दावत दीन का काम करें। तो प्रोटेस्ट का मसला ये है कि आप जो है अच्छे अंदाज में प्रोटेस्ट करिए, अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाइए, सोशल मीडिया और मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। आपने ये बताया है कि प्रोटेस्ट इस्लाम में किस तरीके से जायज़ है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से हमें किस तरह प्रोटेस्ट करना है। चलिए अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, कोई भी इस्लामिक कंट्रोवर्सी शुरू होती है, टीवी चैनल्स वाले इस्लामिक स्कॉलर्स को बुलाते हैं उनके टीवी डिबेट्स पर। इस्लामिक स्कॉलर्स टीवी डिबेट्स में जाना कहाँ तक सही है, इस पे आपकी क्या राय है?